तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो आईटी सेक्टर में कंपनी काम करती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ग्लोबली काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े क्लाइंट भी कंपनी के पास में हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की टॉप 10 आईटी कंपनी में से एक कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा हम बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के पिछले 5 साल के जो फाइनेंशियल्स होते हैं इसमें कंपनी के बारे में रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में अच्छे से पता लग सके वो हम चेक करेंगे। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में जिसका शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर अपना पैसा अपना इस कंपनी में से निकाल लेना चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। बात करें तो जो कंपनी है ये आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, कंसल्टिंग है और एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करें तो कंपनी महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है। महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस ग्रुप की प्रेजेंस है और बहुत सारी अलग टाइप का जो बिजनेस है वो इस ग्रुप के अंदर होता है। उसमें आईटी है, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंसल्टेंसी, डिफेंस, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ये पूरे ग्रुप होल्ड करता है। उसी ग्रुप का ये पार्ट है। तो उस ग्रुप की जो भी सारी बात तो एक्सपर्टीज़ है, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, सबका फायदा इस कंपनी को होता है। फिर बात करें कंपनी की इंडिविजुअल इस कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस की, तो अभी कंपनी 90 से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है और कंपनी उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। बात करें कंपनी क्लाइंट्स की तो 1200 से ज़्यादा कंपनी क्लाइंट हैं, जिसमें से बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वो भी इनके क्लाइंट हैं, वो इससे सर्विस लेते हैं। तो अगर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज इस टेक महिंद्रा कंपनी से अपनी सर्विसेज ले रही हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी की सर्विस अच्छी होंगी, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी, तभी इतने अच्छे क्लाइंट ये कंपनी होल्ड कर पा रही है। फिर बात करें कंपनी आईटी सेक्टर में काम तो करती है, कंपनी कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कंपनी लगभग सारे टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विस है, एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, डेटा एनालिटिक्स है, टेस्टिंग सर्विस है, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इस तरह की लगभग सारी ही जो आईटी की मेन सर्विस होते हैं वो सारी कंपनी प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की। कंपनी इतने सारे सेक्टर में काम करती है, अलग टाइप की सर्विस देती है, तो किस किस सेगमेंट से किस तरह की चीज़ों से कंपनी को कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। यहाँ पे कंपनी जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा आता है 88% का, तो मेनली कंपनी आईटी सर्विस ही प्रोवाइड करती है। और जो दूसरा कंपनी बीपीओ का काम करती है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के थ्रू काम करती है, वहाँ से कंपनी को 12% आता है। बात करें वर्टिकल्स यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज से कितना कितना आता है, तो कंपनी को कम्युनिकेशन से 40% आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 16%, बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंश्योरेंस से 16%, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंटरटेनमेंट यहाँ से 9%, रिटेल और ट्रांसपोर्ट वगैरह से 8% का, और बाकी जो अदर इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है वहाँ से 11% होता है। बात करें तो कंपनी का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी एक सेक्टर पर नहीं है। 40% कम्युनिकेशन में काम करती है, वहाँ सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू आता है। अदरवाइज देखें तो सारे सेगमेंट से कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। फिर बात करें ज्योग्राफी वाइज की, तो यहाँ देखें तो अमेरिका से कंपनी को 48% रेवेन्यू आता है, यूरोप से 26% और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 26% आता है। तो सेम जैसे ज़्यादा आईटी कंपनी होता है, यहाँ पे देखें तो अमेरिका से कंपनी को 50% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। तो अमेरिका में अगर कोई भी दिक्कत होती है, वहाँ की कोई मार्केट डाउन होती है, कुछ होता है, तो उस टाइम पे फिर खास करके आईटी कंपनी का आप देखोगे तो इनके सबके शेयर्स डाउन हो जाते हैं अगर वहाँ पर कोई भी इस तरह की बात होती है, तो वही इस कंपनी के साथ भी है। फिर बात करें कंपनी क्लाइंट बेस की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस भी होल्ड करती है। जैसे हम बात की कंपनी से लगभग 1200 के आसपास क्लाइंट हैं, और जो कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वहाँ से कंपनी को 22% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। टॉप 10 जो क्लाइंट है वहाँ से 31% और टॉप 20 क्लाइंट से कंपनी को 43% होता है। तो बात करें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कंपनी में, 20-22% का 5 टॉप 5 क्लाइंट से और 30% के आसपास 10 क्लाइंट से, तो बहुत आराम से कंपनी में अच्छे क्लाइंट, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़े क्लाइंट इस पर डिपेंडेंस है, छोटे क्लाइंट भी हैं। तो बड़े क्लाइंट में कई बार क्या होता है, अगर ज़्यादा डिपेंडेंसी बड़े क्लाइंट्स पे होती है, अगर कोई बैकआउट कर जाता है तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट एकदम से गिर सकता है। तो अगर मिड साइज़ के और छोटे क्लाइंट के ज़्यादा हैं तो वो अगर थोड़ा आना जाना उनका रहेगा भी तो बहुत ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे ही इस कंपनी साथ में है, तो कंपनी ज़्यादा अपना देखें तो कॉन्सेंट्रेशन
किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर नहीं है। फिर बात करें कंपनी के फोकस की या जो फ्यूचर कंपनी काम कर रही है उसमें क्या है, तो कंपनी मेनली अभी जो फोकस है वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, उसमें 5G है, ब्लॉकचेन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की सारी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं कंपनी उसके ऊपर फोकस कर रही है और उसके अंदर ज़्यादा बेटर अपने प्रोडक्ट और सर्विस बनाने की कोशिश कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी के साथ किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, F5 का क्या डाटा है। तो ये बात करें तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास में 35% का स्टेक है, F5 के पास में 24% है, DIs के पास में 29% है और पब्लिक और अदर्स के पास में 12% है। तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा होल्ड इसमें लिया हुआ है। बात करें F5 के टोटल की तो 53% कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। तो उस समय क्या पता लगता है कि जो भी अगर किसी भी कंपनी में हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं उसका स्टेक, तो क्लियर एक साइन होता है कि कंपनी अच्छी है, उसका फ्यूचर अच्छा है, उसकी प्रोडक्ट सर्विसेज सब अच्छी हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बात करें तो ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, सारे रिसर्च की टीम होती है, एनालिस्ट होते हैं, सब होते हैं, तब ये सोच समझ के उस पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें किसी कंपनी में अगर F5 ने अच्छा अमाउंट ले रखा है तो हमारे लिए भी अच्छी कंपनी हो सकती है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि ऐसा नहीं कि F5 ने तो हमें भी लेना है, उन्होंने किस प्राइस पे लिया है, कब लिया है और कब एग्जिट कर जाएंगे ये हमें नहीं पता। आज ठीक है 53% आ रहा है, कल को उनको पता लगेगा कि हाँ भी कंपनी को प्रॉब्लम वाली है, वो एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ F5 के डेटा पे ही डिपेंड रहना है, बट ये सिर्फ एक पैरामीटर है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं है। लेकिन बात करें तो कंपनी अच्छी है, फ्यूचर ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए इन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है और हम भी उसको इन्वेस्टमेंट के देख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी काफ़ी बड़ी है, जैसे बात की 90 देशों में उसका बिजनेस है, 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। तो कुल मिला बात करें तो बिजनेस फाइल तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए चेक करते हैं कंपनी पिछले 5 साल का डेटा। और सबसे पहले देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में था लगभग 37,000 करोड़ के आसपास, जो कि अब 2024 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो गए 52,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो कंपनी लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है। बात करें तो 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था 15% 18% के आसपास था, लेकिन 2024 में देखें तो यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 9% का आया, तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। उसी वजह से कंपनी का आगे नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। यहाँ देखें तो 2020 में लगभग 3800 करोड़ के आसपास, फिर 4300 करोड़, 5600 करोड़, फिर 2023 में कम हुआ 4800 करोड़ और फिर 2400 करोड़। तो पिछले 2 साल में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आई है। कंपनी का देखें तो 18% से फिर 15% और 9% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है कंपनी में। बिजनेस तो कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है। और यहाँ में दिखाई भी दे रहा है 2023 में लगभग 5000 करोड़ के आसपास का होगा प्रॉफिट और यहाँ पे आधा रह गया 2400 करोड़। तो ये कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत है। अब इसको कंपनी कैसे रिकवर कर पाती है, या हो सकता है टेम्पररी प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो डेटा बता रहा है उसके बारे में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2024 में काफ़ी गिरा है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, हर साल कंपनी अच्छा फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। बात करें 2024 की भी, तो कंपनी ने प्रॉफिट जरूर 2400 करोड़ का आया था, लेकिन 5600 करोड़ का काफ़ी अच्छा कंपनी में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो उसको एनकैशमेंट कर पा रही है, ज़्यादा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। तो फ्री कैश फ्लो सबसे काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है, हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है 89% का, 91% का, और 2024 में देखें तो 150% का कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट करा है, जबकि प्रॉफिट्स का कम हुआ है, लेकिन फिर भी डिविडेंड पेमेंट करा। क्यों? क्योंकि कंपनी से ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छे से पड़ा है और कंपनी को ज़्यादा पैसे की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कैश रिच कंपनी है, इसलिए अच्छा कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है। तो अगर हम सिर्फ 2024 का थोड़ा सा अगर हम उसको हल्का सा नेगलेक्ट क्या करना, मतलब एक तरह से उसको हम थोड़ा लाइटली ले लें, तो काफ़ी अच्छे ही फाइनेंशियल है कंपनी के। अगले साल में कंपनी क्या करेगी वो अलग बात है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड फिर भी कंपनी का ठीक ठाक है। हाँ, 2024 में जरूर थोड़ी सी हमें यहाँ पर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट दिखाई दे रही है। उसके बाद कंपनी ने डेट बाई इक्विटी की, तो ये भी कंपनी का बहुत बढ़िया है 0.10, यानी कि सिर्फ 10% कंपनी डेट होल्ड करती है 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो कोई बहुत ज़्यादा खास कंपनी से लोन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो कंपनी को हर साल अपने लोन के ऊपर देना पड़ता है। तो बात करें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 9 टाइम्स, यानी कि 9 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो हर साल को पेमेंट करना पड़ता है। तो कैपिटल की बात करें तो अच्छी कंपनी है, डेट जरूर थोड़ा सा होल्ड करती है, लेकिन उसका अगेंस्ट इंटरेस्ट कवरेज काफ़ी अच्छा है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी रिटर्न आ रहा है 9% का। अब वही बात है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा, उस वजह से नेट प्रॉफिट गिरा, तो कंपनी का ROE भी कम आ गया।
लेकिन बात करें पिछले 5 साल के एवरेज की तो 17% का काफ़ी अच्छा कंपनी ROE है, काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने जो इन्वेस्टर है उसके पैसे के ऊपर रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कुल मिला के हम बात करें कंपनी के पिछले 5 साल के डेटा की तो सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। हाँ, 2024 में कंपनी का जो बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। अब आगे इसको कंपनी कैसे टैकल करती है वो देखने वाली बात है। अदरवाइज बात करें तो अच्छी फाइनेंशियल कंपनी के सब चीज़ें बढ़िया हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के बात करें तो अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि ठीक है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, लेकिन उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो हमें उसके अर्निंग के हिसाब से सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इस तरह की कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ देखें तो कंपनी का हमने अभी सारा फाइनेंशियल डेटा चेक किया था तो उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो था 2022 के अंदर 4,327 करोड़, 2023 में 4,557 करोड़ और 2024 में 5,639 करोड़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 4,800 करोड़ रुपये। और 4,800 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो सब जो कंपनी की वैल्यूएशन आती है वो आ रही है 2,40,000 करोड़ रुपये। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 4,800 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यूएशन बन गई 2,40,000 करोड़ रुपये। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की जो है वो फेयर वैल्यू निकल के आती है। तो कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है पर शेयर के हिसाब से 2,500 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि 2,500 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम टेक महिंद्रा लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो क्या हमारा प्राइस जो हमें लग रहा है कि हाँ भी ठीक है फेयर वैल्यू है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि एक्चुअली किस शेयर प्राइस पे इसके कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड करें। तो आप बता दें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 1,473 रुपये का, 1,473 रुपये। उस हिसाब से बात करें तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। बात करें तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 60% पे मिल रही है और 40% का बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी का जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, इंडिया में टॉप 10 कंपनी में से एक कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और बात करें तो मार्केट पोजीशन काफ़ी बढ़िया है। उस हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से एक अच्छी और बढ़िया कंपनी है जो हमें सस्ते दाम मिल रही है। और मेरे हिसाब से बार बार ऐसा मौका भी नहीं मिलता है कि इस तरह की कंपनीज को हम सस्ते दाम पे खरीद पाएँ, क्योंकि हो सकता है अभी लोगों के सेंटिमेंट इस तरह की कंपनी के साथ नहीं है। दूसरे जो एमर्जिंग सेक्टर्स हैं उस तरफ लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम पहले बात की है कई बार कि लोग AI की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो लोग ज़्यादा AI में कंपनी काम कर रही हैं, या बात करें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, सोलर की जो कंपनी है उस तरफ लोग ज़्यादा सेंटिमेंट हैं लोगों के। जो IT की जो पुरानी कंपनी है उस तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस तरह की कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 आध साल तो किसी भी कंपनी का थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। और मेन बात ये होती है कि आपने कितना एलोकेशन उसमें लिया हुआ है अपने पोर्टफोलियो हिसाब से। अगर किसी भी कंपनी में हम ज़्यादा एलोकेशन ले लेते हैं अपने पोर्टफोलियो हिसाब से तो ज़रूर दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उसको डाइवर्सिफाइड रखेंगे अपने पोर्टफोलियो को तो एक कंपनी में अगर थोड़ी बहुत कभी दिक्कत आएगी भी तो बहुत ज़्यादा फर्क हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आता है। तो इससे बात करें तो कंपनी अच्छी है, अच्छे प्राइस में मिल रही है, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी कैसी लग रही है और किस प्राइस पे आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो बात करें तो टेक महिंद्रा के बाद में जो भी आज की लेटेस्ट डिटेल थी आपको उसके बारे में नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।